नमस्कार दोस्तों, मॉकटेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन हम आपके साथ चैप्टर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर ना केवल आपके एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि एज एन इंश्योरेंस एजेंट जब आपको अपॉइंट किया जाता है या फिर आपके इंश्योरेंस एजेंसी को सीज किया जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। पहले सवाल पे आते हैं। आफ्टर सीजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट द रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन बाय द इंश्योरर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। मान लेते हैं कि आप किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट थे और उस इंश्योरेंस एजेंट ने आपके अपॉइंटमेंट को सीज कर दिया, फिर भी आप यहाँ पे एजेंट थे, इसका रिकॉर्ड कितने सालों तक एक कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, ये सवाल है। ऑप्शन ए 1 ईयर, बी नो नीड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, सी 3 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। इसका करेक्ट आंसर है 5 ईयर्स तक इनको ये रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आप उनके एजेंट थे। नेक्स्ट, व्हेन डिड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस केम इनटू फोर्स। ये रेगुलेशंस कब आए हैं? ये उतने ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, ये अभी 1 अप्रैल 2016 में ही इसका रूल आया था, इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशन। क्योंकि बहुत लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस एजेंट्स लोग जो है अलग अलग तरह के फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं, तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि इस तरह के रेगुलेशंस आएँ ताकि इनको अकाउंटेबिलिटी मिले। नेक्स्ट, हु इज़ कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट। एक कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? ए इंश्योरेंस एजेंट ऑफ लाइफ, बी इंश्योरेंस एजेंट ऑफ लाइफ एंड जनरल, सी इंश्योरेंस एजेंट ऑफ वन लाइफ वन जनरल एंड वन हेल्थ इंश्योरर, डी इंश्योरेंस एजेंट ऑफ वन लाइफ वन जनरल वन हेल्थ एंड वन ईच ऑफ मोनो लाइफ इंश्योरर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंश्योरेंस एजेंट ऑफ वन लाइफ वन जनरल वन हेल्थ एंड वन ईच ऑफ मोनोलॉग इंश्योरेंस। इसका सही जवाब इसका डी होने का कारण ये भी है कि नॉर्मली आप किसी भी इंश्योरेंस एजेंट को जानते हो तो आप जानते हैं कि हाँ ये एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है या फिर हाँ ये एक हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट है। बट ये जो कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट होता है, इनकी एजेंसी केवल एक लाइफ इंश्योरेंस के साथ नहीं होती, बल्कि एक जनरल इंश्योरेंस के साथ भी होती है, एक हेल्थ वाले के साथ भी होती है। आपको बता दें, अगर आपने एक एजेंसी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ चालू कर रखी है तो आप दूसरी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी एजेंसी को चालू नहीं रख कर सकते। आईआरडीए के नियम है कि आप एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही जुड़ेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही जुड़ेंगे, आप मल्टीपल एक सेगमेंट के इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते। वहीं पे अगर आप चाहें तो हाँ, मैक्स लाइफ के साथ आपने लाइफ इंश्योरेंस चालू कर दिया, वहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस आपने टाटा के साथ चालू कर दिया, ये आप कर सकते हैं। बट एक ही सेगमेंट में आप जो है अलग अलग इंश्योरर, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी के साथ नहीं जुड़ सकते। नेक्स्ट, हु इज़ ऑथराइज टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और एन इंश्योरेंस एजेंट। किसके पास ये ऑथराइजेशन दिया है? ए इंश्योरेंस कंपनी, बी आईआरडीए, सी डेसिग्नेटेड ऑफिशियल, डी एपेलेट ऑफिसर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आईआरडीए तो नहीं करेगी किसी को। अगर एक इंश्योरेंस एजेंट का अपॉइंटमेंट करना है तो उस कंपनी का जो डेसिग्नेटेड ऑफिशियल रहेगा वो करेगा इनका अपॉइंटमेंट। करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द डेसिग्नेटेड ऑफिशियल शैल इशू अपॉइंटमेंट लेटर विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर रिसीप्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। मान लेते हैं कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं किसी कंपनी को, आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तो कितने टाइम के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर आना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ जाना चाहिए। ये लिमिट्स रखने का कारण ये है कि मान लेते हैं हमने डॉक्यूमेंट दिए और महीनों पर महीने लगे हुए हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, आ जाएगा आ जाएगा। बट इस तरह की जब लिमिट्स रख दी जाती हैं तो डिसिग्नेटेड ऑफिसर को पता रहता है कि हाँ 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरह हमें अपॉइंटमेंट लेटर देना होगा। नेक्स्ट, द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी डिस्पैच्ड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट। एक जो लेटर देना है उसका कितने दिनों के अंदर अंदर डिस्पैच करना पड़ेगा? ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे। ए नॉट लेटर देन 7 डेज, बी 1 मंथ, सी 3 मंथ्स, डी 45 मंथ। एक बार अगर हमने अपॉइंटमेंट दे दिया है तो 7 दिन के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेटर को हमें डिस्पैच भी करना होता है। नेक्स्ट, in case of refusal of appointment, the designated official shall communicate the reason in writing to the applicant within how many days after receipt of the application. अब आपने एप्लीकेशन भी दे दिया, आपने जो है डॉक्यूमेंट्स भी सारे जमा कर दिए, आपको स्टेटस तो मालूम होना चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया।
एक्सेप्टेंस का तो हमें पता चल गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है हमें पता होना चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, कि अगर हमें ले लिया गया है, और वहीं पे 7 दिन के अंदर अंदर जो है हमें एक लेटर भी डिस्पैच होना चाहिए। बट मान लेते हैं कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कितने दिन के अंदर अंदर जो है हमें ये जानकारी दे देनी चाहिए एक डिसिग्नेटेड ऑफिशियल द्वारा। ऑप्शन है ए 7 days, बी 15 days, सी 21 days, डी 30 days। इसका करेक्ट आंसर है सी 21 days। 21 days के अंदर अंदर जो है ये जानकारी बता दी जाएगी, और साथ ही साथ ये कारण भी बताया जाएगा क्यों आपका अपॉइंटमेंट रिफ्यूज़ल मोड में चला गया है। इसका मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी ने लेने से मना कर दिया है। नेक्स्ट, applicant seeking appointment as composite insurance agent shall submit an application in which form। ये फॉर्म कौन सा है जिसमें कि हम एक कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट है कह के एप्लीकेशन सबमिट करें। ऑप्शन दिए हैं ए फॉर्म सी, बी फॉर्म ए, सी फॉर्म बी, एंड डी फॉर्म डी। करेक्ट आंसर इसका फॉर्म बी है, क्योंकि जो कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट होते हैं उनको साथ ही साथ फॉर्म बी को जमा करना होता है, ये बताने के लिए कि वो कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट हैं। वो एक किसी और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, किसी और जनरल इंश्योरेंस के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट, द पास सर्टिफिकेट इशूड बाय द एग्जामिनेशन बॉडी इज़ वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं अभी IC38 का, इसका सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाएगा। अब आप उसके बीच में फिर बिज़ी पड़ गए, आपने किसी कंपनी के साथ जुड़े ही नहीं, तो कितने टाइम तक के लिए आपका ये जो पास सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा, ये सवाल है। ऑप्शन ए 1 month, बी 12 month, सी 3 months, डी 6 months। इसका करेक्ट आंसर है 12 months तक ये वैलिड है। इस 12 months के बीच में आप जो भी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपॉइंट कर देने चाहिए। अगर वो 12 months का टाइम अगर निकल गया और आपने किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा, तो फिर आपका ये जो पास सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको वापस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये पास सर्टिफिकेट खाली एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। अगर आप एक कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं और आप अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जितने साल चाहें उतने साल कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको बार बार ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन विच डॉक्यूमेंट इज अ मस्ट फॉर अपॉइंटमेंट एज एन इंश्योरेंस एजेंट। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ए पास सर्टिफिकेट, बी वैलिड पास सर्टिफिकेट, सी आधार कार्ड, डी पैन कार्ड। अब बताइए इसमें से कौन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। इसका करेक्ट आंसर है वैलिड पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म तो दे दिया, अपने अपने बारे में पूरी डिटेल्स भर दी, हो सकता है उसमें अपना आधार कार्ड भी मेंशन करना पड़े, पैन कार्ड भी मेंशन करना पड़े, बट ये वैलिड पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि हाँ आपने IC38 का एग्ज़ाम जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया है। नेक्स्ट, in case any person acts as an insurance agent in contravention of provisions of Insurance Act 1938, the regulations made there shall be liable to penalty which may extend up to A 1 crore, B 20,000, C 10,000, D 5,000। अब मान लेते हैं कोई एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसने जो IC38 इंश्योरेंस एक्ट 1938 के रेगुलेशंस को सही से फॉलो नहीं किया, तो उसको कितना तक पेनल्टी देना पड़ सकता है। ये चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है 10,000 रुपीज़ तक का पेनल्टी उन्हें देना पड़ सकता है अगर उन्होंने इंश्योरेंस एक्ट 1938 के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो। और शायद यही तो कारण है आज जो हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं ये कॉन्सेप्ट। ये सभी वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में मेंशन्ड हैं। इसलिए आप ये वीडियो सीरीज़ को शुरुआत से एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि ये एग्ज़ाम्स में ना आपको क्लियर करने में मदद करेंगे, बल्कि आपके रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, तो कल आप जो है कोई गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इन केस एनी पर्सन और इंश्योरर्स acting on behalf on an insurer who appoints as an insurance agent not permitted to act as such as transact an insurance business in India through any such person shall be liable to penalty which may extend up to। मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, उसने पहले इंश्योरेंस एजेंट था, फिर कंपनी ने जो है उनको निकाल दिया, या फिर कोई ऐसा कारण हुआ जिसके बाद उनका जो इंश्योरेंस एजेंसी है या फिर एप्लीकेशन है उसको सीज कर दिया। अब वो व्यक्ति वापस अपने आप को इंश्योरेंस एजेंट बताते हुए लोगों से इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे पैसे अगर ले रहा है, तो उसको कितनी तक सज़ा हो सकती है, कितना तक उसे पेनल्टी देना पड़ सकता है।
इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 करोड़ रुपए तक उसको देना पड़ सकता है अगर उसने इस तरह की कोई काम किए तो। ये पूरी तरह से इलीगल काम होगा, क्योंकि अगर आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सीज हो गया और आप जो है किसी को इंश्योरेंस के नाम पे पैसे ले रहे हैं तो वो गलत है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सरेंडर और रेसिग्नेशन the insurer shall issue the cessation certificate in how many days from the date of surrender or resignation। मान लेते हैं किसी ने आपको जो अपॉइंटमेंट है उसको सरेंडर कर दिया, रिसाइन कर दिया। आपको बता दें ये रेसिग्नेशन जो है ज़रूरी नहीं है कोई मोरल अपनी गलती की हो तो आपको रेसिग्नेट करें। आपने हो सकता है उनके टारगेट्स पूरे नहीं किए, कुछ ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं होते नॉर्मली। एक साल में अगर आपने एटलीस्ट एक बिजनेस भी कर लिया हो या फिर मिनिमम आपने 50,000 रुपये तक का भी बिजनेस किया हो तो आपका जो एजेंसी है चालू रहता है। बट वहीं पे इनके अगर जो गोल्स हैं उसको आप पूरे नहीं कर रहे तो ये एक कारण बन सकता है आपके सरेंडर का या उसके रेसिग्नेशन का। तो कितने टाइम के अंदर आपको सीजेशन सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, ये सवाल है। ए 10 days, बी 7 days, सी 15 days, डी 30 days। इसका करेक्ट आंसर है सी, 15 days के अंदर अंदर आपको जो है सीजेशन सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट, द डेसिग्नेटेड ऑफिशियल और insurer may process the agency application and grant appointment to applicant as an insurance agent by issuing an appointment letter within dash of the receipt of all documents from the applicant। मान लेते हैं एक डेसिग्नेटेड ऑफिशियल को सारे जो सर्टिफिकेट चाहिए थे सब कुछ मिल गया, तो कितने टाइम के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना चाहिए, ये सवाल है। ए 15 days, बी 30 days, सी 60 days, डी 90 days। इसका करेक्ट आंसर है 15 days। ये वही पहले पूछा वाला सवाल है, इसको बस उन्होंने वर्ड्स थोड़े चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट, द पास सर्टिफिकेट इशूड बाय एग्जामिनिंग बॉडी शैल बी इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ डैश for the purpose of seeking appointment as an agent with any insurer for the first time। A 3 months, B 6 months, C 9 months, D 12 months। आपके पास जो एग्जामिनेशन से आई हुई जो पास सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी पूछी गई है, भी वही सवाल को ये लोग अलग वर्डिंग्स में पूछ लेते हैं। बट आपके जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे ना तो वर्डिंग्स अगर चेंज भी कर दें तो भी आपको जो है आंसर करेक्ट ही मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर है डी 12 months। नेक्स्ट, no insurance agent can force a policyholder to terminate the existing policy and to effect a new policy with him date of such termination of the earlier policy। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं आज के टाइम पे भी जो पहला प्रीमियम आपको मिलता है वो पहले प्रीमियम का जो परसेंटेज होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। उसके बाद जो रिकरिंग का जो कमीशन रहता है वो थोड़ा कम रहता है। कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनी 23% तक पहले प्रीमियम का अमाउंट जो है इंश्योरेंस एजेंट को देती है और रिकरिंग खाली 1% या 5% जितना रहता है। तो लोग क्या करते थे कि पहली पॉलिसी चालू करा देते थे, उसके बाद जो 23% का कमीशन मिल जाता था अगले साल जो है उनको कह देते थे कि सर ये वाली पॉलिसी आप बंद कर लीजिए, इससे भी अच्छी पॉलिसी आई है, आप उसमें पैसे लगा दीजिए। अब वो जब ऐसे करते थे तो उनको क्या अगले साल जो उन्होंने प्रीमियम दिया उसका भी 23% मिल गया, तो पहली पॉलिसी उनकी टर्मिनेट करा दी। तो इसको इन्होंने रोकना चाहा, इस वजह से नए रूल्स क्या कहते हैं कि पहली पॉलिसी को आप पॉलिसी होल्डर से अगर टर्मिनेट करा देते हैं तो नई पॉलिसी उस व्यक्ति के साथ जो है आप कितने टाइम के बाद चालू कर सकते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, ए 1 year, बी 3 year, सी 5 years, डी 6 months। इसका करेक्ट आंसर है बी 3 years। तो पहले पॉलिसी की टर्मिनेशन के बाद नई पॉलिसी उसी व्यक्ति के साथ जो है आप 3 साल बाद ही चालू करा सकते हैं। तो जो है इस तरह से उन्होंने इस पूरे जो फ्रॉड चलता था उसको रोका। नेक्स्ट, in case of suspension is revoked in respect to any agent on conclusion of disciplinary action by way of issuance of a speaking order by designated official, the details of such agent। अब मान लेते हैं किसी का जो सस्पेंशन है उसको रिवॉक कर दिया गया, मतलब कह रहे तो सस्पेंड किया उसके बाद उसको जो है वापस ले लिया गया है, या फिर कोई कंक्लूजन निकला है इनका डिसिप्लिनरी एक्शन का, तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं ये एजेंट को तब तक बताए जाते हैं। A shall continue to be in blacklist for next 12 months, B shall be removed from the list of blacklisted agents as soon as the speaking order revoking his or her suspension is issued, C shall be removed from the list of blacklisted agents after 90 days।
इसका करेक्ट आंसर है शैल बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ब्लैक लिस्टेड एजेंट एज सुन एज द स्पीकिंग ऑर्डर रिवोकिंग हिज और हर सस्पेंशन इज इशूड। कि जैसे ही एक ऑर्डर निकलता है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को हम वापस ले रहे हैं, इसका मतलब सस्पेंशन इज रिवोक्ड। रिवोक्ड का मतलब सस्पेंशन को हटा दिया है, इसका मतलब हमने वापस से उसे अपॉइंट कर लिया है। तो ये जो जानकारी है इसे ब्लैक लिस्ट, इस व्यक्ति का नाम परमानेंटली हटा दिया जाता है जो जैसे ही इस तरह के ऑर्डर पास होते हैं। उसमें कोई डिले नहीं रखा जाता। अगर हम बोलें कि 12 महीने तक फिर भी ये ब्लैक लिस्ट में रहेगा या 90 दिन तक वो और भी ब्लैक लिस्ट में रहेगा तो गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है उसको व्यक्ति को वापस हमने अपॉइंट कर लिया है, तो उसे ब्लैक लिस्ट से हटा देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो पे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।